वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन। सो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको इनकम के बारे में बताया था, फिर एवरेज इनकम के बारे में बताया था किस तरह से एवरेज इनकम के तहत कंट्रीज़ को मेज़र किया जाता है और फिर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालता है कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। तो इसमें एक और पॉइंट है, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे केवल इनकम ही है और फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसीलिए उनको जो है एवरेज इनकम मतलब कि उनको डेवलप्ड कंट्री में नहीं रखा जाता। ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, इनके पास इनकम है बट अदर फैसिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए इनको बाहर निकाल दिया गया है, मतलब नहीं रखा गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि केवल इनकम ही नहीं क्राइटेरिया है, और भी सारे क्राइटेरियाज हैं। एवरेज इनकम को हम एज एन एस्पेक्ट लेते हैं, हाँ ये नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम का लिमिटेशन क्या है? देखो, एवरेज इनकम से हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं कि वो डेवलप्ड हैं या नहीं हैं, लेकिन ये जो है ये हाइड करता है एक डिस्पैरिटी को। वो क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन पर पर्सन नहीं शो करता। क्या? एवरेज इनकम पर पर्सन की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को शो नहीं करता। कैसे? समझ लो एक कंट्री है जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन 20-20 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन वही सेकेंड कंट्री में पहला आदमी 10 रुपये, दूसरा 30 और तीसरा 20 रुपये कमा रहा है। तो जब हम एवरेज इनकम निकालते हैं तो दोनों का 20 पर कैपिटा इनकम आता है। तो क्या अब हम दोनों को कहते हैं कि हाँ दोनों इक्वल पे हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि दोनों इक्वल नहीं है। बोथ सेक्शन ऑफ पर्सन की अर्निंग जो है वो डिफरेंट है, लेकिन एवरेज इनकम जब निकलेगा तो दोनों एक ही इक्वल लेवल पे होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि एवरेज इनकम पर पर्सन इनकम को नहीं शो करता है, ये एक डिस्पैरिटी को हाइड करता है। वो ये है कि एवरेज इनकम पर पर्सन इनकम को शो नहीं करता है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो इनकम के अलावा और भी सारे क्राइटेरिया से हमने पढ़ा था, मतलब शॉर्ट में। अब उसका पूरा डिटेल देखते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अदर क्राइटेरियाज हैं इनकम के तहत। जैसे कि जब हम हरियाणा, बिहार और केरला को कंपेयर करेंगे तो हरियाणा एवरेज इनकम में टॉप आएगा, लेकिन जब हम IMR लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो को कंपेयर करेंगे तो हमारा केरला टॉप पे आएगा। यानी कि पता चलता है कि केरला ने एवरेज इनकम के साथ साथ, मतलब एवरेज इनकम में हाँ ठीक ठाक है, एवरेज इनकम के साथ साथ पब्लिक फैसिलिटीज पे भी बहुत ध्यान दिया है। IMR मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ द चिल्ड्रन डाई बिफोर कंप्लीटिंग देयर 1 ईयर एज। तो मतलब 1 साल कंप्लीट नहीं कर पाते ऐसे बच्चे, और वो मतलब बिना 1 साल कंप्लीट किए चले जाते हैं इस दुनिया से, वो IMR में आते हैं। तो वो कितना है किसी स्टेट में, ये भी डिसाइड करता है कि वो स्टेट डेवलप है या नहीं है। लिटरेसी रेट मतलब कि नंबर ऑफ लिटरेट चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 7 और अबव द एज ऑफ 7। ऐसे लोग मतलब कि ऐसे बच्चे जो पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत जानते हैं, 7 साल के या फिर 7 साल से ऊपर जो होते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, ऐसे बच्चे जो 14 से 15 साल के हैं, ऐसे बच्चे जो 14 से 15 साल के हैं और स्कूल अटेंड करते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं अटेंड करते हैं इन द एज ऑफ 14 एंड 15, कर नहीं पाते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ये भी बताता है कि कितने बच्चे एक स्टेट में, कंट्री में अटेंड कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। कितने बच्चे लिटरेट हैं, यानी लिखना थोड़ा बहुत जानते हैं, एकदम अनपढ़ नहीं है, 7 साल या 7 साल से ऊपर। और कितने बच्चे जो हैं मतलब कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ कैसी हैं कि 1 साल सारे बच्चे कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो 1 साल अपना कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो ये सब भी पब्लिक फैसिलिटीज़ का ही एक पार्ट है, और केरला टॉप पे है इन सब के मामलों में, बल्कि हरियाणा टॉप पर नहीं है। वहाँ पर ये सब ज़्यादा, तो ज़्यादा मतलब वो स्टेट डेवलप नहीं है। तो मैंने बता दिया कि केरला टॉप पे है। पब्लिक फैसिलिटीज़, मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाई गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तो मनी ही सब कुछ नहीं खरीद सकता है, कुछ चीज़ अवेयरनेस, कुछ भी चीज़ें जो है वो अवेयरनेस से भी होती हैं। जैसे देखो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है इन्वायरमेंट में, तो हाँ मनी देके पॉल्यूशन तुम नहीं ख़त्म करवा सकते। जब तक लोग अवेयर नहीं रहेंगे तब तक पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो लोगों को अवेयर भी करवाना एक काम है, एक वर्क है। इसके लिए तुम्हें मनी की नहीं, इसके लिए तुम्हें सूझबूझ की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह से अवेयरनेस फैलाए कि पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत बीमारियाँ फैलेंगी। तो वही हम देखते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, IMR रेट, लिटरेसी रेट, और फिर क्या कहते हैं बहुत सारे जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, इस पे जो स्टेट ध्यान देता है विथ इनकम, वही एक डेवलप्ड स्टेट होता है।
कहने का मतलब कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो मनी से यानी पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, वो अवेयरनेस से बढ़ती हैं या फिर एक तरह से जब सिस्टम इम्प्रूव होगा तब उससे होती है। इनकम एक डेवलपमेंट का पार्ट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं होता है। पैसा रहकर भी क्या होगा अगर हमारी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री नहीं है तो वही है ना कि फॉर मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वेज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली, जैसे कि सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कलेक्टिवली प्रोवाइड हो तो फिर हाँ एक तरह से हमें सिक्योरिटी भी मिलेगी, सर्विसेज भी मिलेंगी। विद द इंक्रीज इन पब्लिक फैसिलिटीज़ अदर क्राइटेरिया ऑल्सो हियर्स, तो अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ इंक्रीज होगा, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होगा और एक तरह से बहुत इन्वायरमेंट अच्छा होगा, पॉल्यूशन फ्री होगा, एजुकेशन हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा, तो और भी जितने सारे क्राइटेरियाज हैं वो इन्हेंस करेंगे। देखो जब एजुकेट होंगे चिल्ड्रन, जब एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा, तो वो आगे चलकर कंट्री को डेवलप करेंगे। इनकम आएगा तो इनकम से पहले पब्लिक फैसिलिटीज़ आते हैं, जब पब्लिक फैसिलिटीज़ होगा तभी इनकम होगा, अगर वो नहीं होगा तो इनकम भी नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए भी तो इनकम ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है, लेकिन नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए जैसे मैं बताऊँ कि जनता को जागरूक करना पड़ेगा, जनता को जागरूक करना ज़रूरी है पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए विथ मनी। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है कि इनकम के अलावा बहुत सारे और भी क्राइटेरिया है जो एक स्टेट के लिए जरूरी है। हरियाणा और केरला के एग्जांपल देते हुए हमें ये समझ में आया कि हरियाणा के पास एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम तो बहुत है, लेकिन अदर फैसिलिटीज जैसे IMR, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो ये सब कम है, बल्कि केरला टॉप पे है क्योंकि वहाँ पे जो जनता है वो जागरूक है, अवेयर है इन सब के बारे में। तो हम देखते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट की डेवलप होती हैं। इनकम तभी आएगा जब पब्लिक फैसिलिटी होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इट इज़ अ क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है पर्सन को बताता है, मतलब पर्सन को आइडेंटिफाई करता है कि पर्सन नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या फिर ओवरवेट है। नरिश्ड यानी बहुत ही पतला है, अंडर नरिश्ड यानी हाँ एवरेज है, ओवरवेट यानी समझ लो खा पी के मोटा हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पर्सन का वेट लेते हैं और हाइट मीन्स वेट बाई हाइट लेते हैं, वेट केजी में लेते हैं और हाइट मीटर स्क्वायर में लेते हैं। और अगर लेस देन 18 यानी 18 में आता है, जब हम उसको कट पिट करके निकालते हैं, अगर 18 आता है या फिर उससे कम आता है तो वो समझ लो वो आदमी पतला है। अगर मोर देन 18 आता है तो समझ लो नरिश्ड है, ठीक ठाक है। बिटवीन 18 एंड 25 आता है तो समझ लो ओवरवेट है। तो BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स का यही है कि बॉडी के मास को मेजर करना, उसके लिए हम वेट को हाइट से डिवाइड करते हैं। एक्सेप्शन ये है कि ग्रोइंग चिल्ड्रन को BMI में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक BMI। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि एवरेज इनकम का जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक देता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो इनकम को कंसीडर नहीं करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो देता है वो इनकम को कंसीडर नहीं करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब इनकम का डेवलपमेंट नहीं, पब्लिक फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट। तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट इनकम को क्राइटेरिया नहीं मानता है, वो मानता है एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी लिविंग कैसा है, हाँ ठीक ठाक है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, घर वर है अच्छा खासा, तो इसको मानता है। UNDP इनकम को कंसीडर नहीं करता है। अदर फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जो पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको कंसीडर करता है। फिर वो रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट बना के दे दिया, लेकिन UNDP का काम यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब रैंकिंग देना किसका काम है? रैंकिंग देना काम है HDI का यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि रैंकिंग बताता है कि कौन सा कंट्री टॉप पे है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, कौन सा कंट्री थोड़ा सेकेंड पे है, कौन सा कंट्री थर्ड पे है। तो रिपोर्ट तो बना के UNDP ने दे दिया, और एक चीज़ इसमें है कि इसमें इनकम को कंसीडर नहीं किया जाता है। HDI फिर रिपोर्ट में से जो टॉप पे होते हैं उनका एक रैंक बना के पोस्ट कर देता है इंस्टाग्राम पे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो HDI फिर रैंकिंग दे देता है कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है, थ्रू रैंकिंग, मतलब रैंकिंग के थ्रू। कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। तो इन सब को कंपेयर करते हुए हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू 2019 श्रीलंका टॉप पे है इन सब में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी, एवरेज इनकम में भी टॉप पे है। पर कैपिटा इनकम मतलब
एवरेज इनकम। तो क्योंकि श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है लेकिन फिर भी वो टॉप पे है, तो ऑफकोर्स बात यही होती है कि उसने ध्यान दिया होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे, यानी ह्यूमन के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया होगा एवरेज इनकम के साथ साथ, तो इसीलिए श्रीलंका टॉप पे है। आप अगर टेबल 1.6 को रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। HDI, इन HDI वी कंपेयर कंट्रीज इन अदर पैरामीटर्स अदर देन इनकम। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि HDI जो है वो रैंकिंग देता है किसका, ये नहीं कि हाँ केवल इनकम का ही रैंकिंग दे दिया, हाँ भाई मैं टॉप पे हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम के साथ साथ जो अदर फैसिलिटीज हैं उनको भी HDI देखता है। पहले UNDP रिपोर्ट करता है, यानी हाँ वो होता नहीं है कि हाँ आज हम चले हैं चोर को ढूंढने, तो चोर को ढूंढ तो लिया, अब उसको सजा देने का काम किसका होगा, HDI का। तो बेसिकली वही होता है, यहाँ पे सजा से मतलब नहीं है, यहाँ पे बस समझाने से मतलब है कि किस तरह से UNDP एक रिपोर्ट बना देता है, फिर उसके बाद रैंकिंग देने का काम HDI का होता है। और इतनी बार मैं बता चुकी हूँ कि इनकम के अलावा और भी फैसिलिटीज को लिया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लीशन डेवलपमेंट क्या है। देखो हम देख रहे हैं आजकल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, किसी एक हाथ में सारा का सारा रिसोर्स चला जा रहा है। तो एक बार महात्मा गांधी ने एक अपना पॉइंट दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। देखो सबकी जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, लेकिन सबके लालच को पूरा करने के लिए इतने रिसोर्स नहीं है। तो इसी वजह से जो रिसोर्स है इनका जो यूज़ है बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है। अब डिप्लीशन की वजह से कंक्लूजन क्या निकलता है कि वी हैव टू यूज रिसोर्सेज लिमिटली बिकॉज वी बोरो इट फ्रॉम आवर जनरेशन एंड वी हैव टू गिव इट। हमने अपने दादा परदादा जी से ये सब बोरो ही किया है, उधारी तो लिया है, तो हमको भी तो देना है, हमको देना है, हमने खरीदा थोड़ी ना, हमने उधारी लिया है, अब वो उधारी हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को देना है। तो इसीलिए हमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में यही समझना है कि हमें इसमें कहने का मतलब यही है कि हमें रिसोर्सेज का यूज इस तरह से करना है, हमें रिसोर्सेज का यूज इस तरह से करना है कि वो ख़त्म ना हो। हमें लिमिटेड यूज़ करना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज करना है, उसका डिप्लीशन नहीं करना है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन नहीं करना है, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। तो रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करना है और रिसोर्सेज को सस्टेन भी करना है फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। डेवलपमेंट विच डिप्लीट रिसोर्स दैट डज नॉट कम इन डेवलपमेंट। तो ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है वो एक डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। एक एग्जाम्पल 1 और 2 को आप रीड कर लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। मैं इतना क्यों नहीं रीड क्यों नहीं करा रही हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम्पल्स को भी रीड कराना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बाय द वे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो एग्जाम्पल्स को और टेबल 1.6 को NCERT ने दिया हुआ है उसको रीड करो, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 1 और 2 में यही बताया गया है कि रिसोर्सेज को सस्टेन करना है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन एंड फॉर अस ऑल्सो। So that's all about our chapter. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed it a lot, and I will upload next lecture as soon as possible. Thank you so much. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel and share this video as more as possible. I will upload next lecture as soon as possible. Thank you so much.